और आज 5 और नए स्टेशन पे पहुंच रही। तो 5 नए रिफॉर्म्स आज अनाउंस होंगे और आपके इससे पहले वाले रिफॉर्म्स है उसका अपडेट भी आपके साथ आपके सामने रखेंगे। चालू करते हैं हम। आज जो 5 नए रिफॉर्म होंगे उसमें 2 है रिफॉर्म कार्गो से संबंधित, 1 रिफॉर्म है कंस्ट्रक्शन से संबंधित और 2 रिफॉर्म्स है पैसेंजर्स की कन्वीनियंस से संबंधित। 52 रिफॉर्म्स का टारगेट लिया इस साल, 52 हफ्तों में 52 रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स को नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अभी पहुंच रहे हैं इसमें। रिफॉर्म नंबर 5 चालू करते हैं। ये है सॉल्ट ट्रांसपोर्टेशन का। भारत सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट का, लेकिन रेलवे के पास इसका बहुत कम शेयर आता है और उसके पीछे मेजर कारण क्या है वो सब स्टडी किए गए। सॉल्ट के प्रोड्यूसर्स के साथ, उनके ट्रांसपोर्टर्स के साथ बातचीत करके वो सब स्टडी किया कि सॉल्ट का रेलवे के पास क्यों आता है। आउट ऑफ 35 मिलियन टन ओनली अबाउट 9 मिलियन टन्स कम्स टू रेलवे। तो जो समझ में आया वो ये था कि सबसे बड़ी चीज है वैगन का डिजाइन सॉल्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा, ओपन वैगन रहता है, अगर उसके ऊपर तारपुलिन लगाए तो तारपुलिन लगाने के बावजूद भी पानी अंदर चला ही जाता है, सो दैट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। तीसरा फैक्टर आया कि मल्टीपल हैंडलिंग रहती है सॉल्ट की, उसके कारण लॉसेस होते हैं और काफी सीरियस प्रॉब्लम्स आती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एक इसका सॉल्यूशन निकला, काफी स्टडी की, पहले एक एफआरपी का भी बनाया वैगन और भी नई चीजें ट्राई की और फाइनली जाके एक टॉप लोडिंग साइड डिस्चार्ज, टॉप लोडिंग साइड डिस्चार्ज अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे, वैसा स्टेनलेस स्टील का वैगन फाइनली सक्सेसफुल हुआ। कई एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट्स में से फाइनल जो सक्सेस मिली वो मिली टॉप लोडिंग और साइड डिस्चार्ज वाले वैगन। ये कंटेनर और ये कंटेनर यानी जहां पर सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है वहां पे कंटेनर रखा जा सकता है, दैट कैन बी लोडेड, और जब ट्रेन की कंटेनर की जब ट्रेन आए तब उसको सॉल्ट के प्रोडक्शन सेंटर से उठा के ट्रेन के ऊपर लोड कर दिया। वैसे ही जहां पे अनलोडिंग हो वहां पर ट्रेन से कंटेनर को उतारा और जहां पर उसका यूज होगा, चाहे वो गोडाउन हो, वेयर हाउस हो, वहां पे उसको रख लिया और जब जरूरत पड़ी तब उसको अनलोड कर दिया। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इससे कि अभी इंडस्ट्री ने इसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया है। ये सॉल्यूशन इसका नया आया। Salt is an essential commodity for both human consumption and industrial use. Out of the total salt production, around 9 million tons are transported by Indian Railways. At present, the transportation of salt involves multiple handling stages. It is mainly carried in open wagons with tarpaulin lining and cover, which can be inefficient. Containerized transportation of salt is the most efficient solution. It can facilitate seamless multimodal movement with. ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को अगर आप देखोगे, पहली बात तो स्टेनलेस स्टील का बना है तो करोजन नहीं होता है। सेकेंड, इसकी लोडिंग टॉप से, ये जो टॉप वाले फ्लैप बनाए ना, डोर्स बनाए, ये इनोवेशन है इसमें बड़ा। टॉप लोडिंग है और साइड डिस्चार्ज आएगा, ये साइड में डिस्चार्ज आएगा, अभी आगे आप देखेंगे। Salt is an essential commodity. आगे करो। Priced transportation of salt is the most efficient solution. It can facilitate seamless multimodal, improving both efficiency and safety. Specially designed stainless steel containers, equipped with features for easy loading and top loading, have the potential to revolutionize salt transportation in the country. वापस करो, उस जगह पे रोको, आप ही करो। Salt is an essential commodity.
potential to revolutionize salt transportation in the country. ये जो साइड डिस्चार्ज है, ये ट्रक के अंदर हाइड्रोलिक से इसको लिया और साइड में डिस्चार्ज कर दिया। तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर सॉल्ट कमोडिटी, सॉल्ट के प्रोड्यूसर्स, यूजर्स, उन लोगों के लिए कितना बड़ा ये चेंज आया है। सो दे आर वेरी हैप्पी विद दिस चेंज। उनका एक सिग्निफिकेंट आगे लो। ओवरऑल दिस इज अ मेजर रिफॉर्म। बाकी जो फ्लैट रेट वाली स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ी रहे अभी सभी कमोडिटीज में, तो जैसा आपको पता है सीमेंट के बल्क में भी एक नया कंटेनर बनाया था विच वॉज अ वेरी मेजर इनोवेशन, वो बड़ा रिफॉर्म था। साथ ही साथ उसके जो रेट का स्ट्रक्चर है, स्लैब्स का स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करके एक फ्लैट रेट लेके आए। वैसा ही इसमें भी एक फ्लैट रेट लेके आए। रिफॉर्म नंबर 6 है ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन का। ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन में आप जानते हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स हुए अभी हाल ही में। एनएमजी जो पैसेंजर का जो कोच होता था उसको कन्वर्ट किया गया एनएमजी वैगन में, और नए काफी प्रयास हुए। उन प्रयासों के बाद में जब इंडस्ट्री से और फीडबैक लिया कि अभी भी इतने सब एफर्ट लगाने के बाद में भी केवल 25% पे क्यों है, तो इंडस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट एक फीडबैक दिया कि जो वैगन का डिजाइन है, जो ऑटोमोबाइल कैरियर का वैगन का डिजाइन है, उसमें मेजर इश्यू है। कैसे इश्यू है कि वैगन का डिजाइन या तो सिंगल स्टैक के लिए होता है या डबल स्टैक के लिए होता है। दूसरा, बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जिसमें जो टनल का या ब्रिज का जो एसओडी कहते हैं, शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस कहते हैं, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन को वो इन्फ्रिंज करता है, यानी उस ब्रिज में उसको जाना अलाउ नहीं है या उस टनल के थ्रू जाना अलाउ नहीं है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो उसमें रिफॉर्म किया कि वैगन के डिजाइन को स्टैंडर्डाइज करके और फ्रीडम दे दिया इंडस्ट्री को कि आप अपने हिसाब से, ये आपको सबको पता है कि आपके ओरिजिन कहां पर है। ओरिजिन हमारे मेजर ओरिजिन पॉइंट्स ये है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, तमिलनाडु में और एनसीआर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में मिला। ये मेजर ओरिजिन पॉइंट्स है। अब यहां से आपको पता है कि आपकी मेजर डेस्टिनेशंस कहां पर है, तो रूट को आप लोग सेलेक्ट करो और रूट के हिसाब से अपना वैगन का डिजाइन कर दो। ये फ्रीडम इंडस्ट्री को दे दिया। ये फ्रीडम देने से दो स्पेशलाइज्ड डिजाइन आ गई, सिंगल स्टैक की और डबल स्टैक। वो लेने से सिंगल स्टैक ये वाला डिजाइन हो गया और डबल स्टैक में इस तरह का डिजाइन, एक कार नीचे एक कार उसके ऊपर। तो ये डिजाइन हो जाने से इंडस्ट्री को एक बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल मेथड मिल गया। और अभी जो इस स्कीम के आज लॉन्च होगी, उसके बाद में इंडस्ट्री में बहुत लोग अपना वैगन खुद बनाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में ये जो दो स्टैंडर्ड डिजाइन्स हैं, उन डिजाइन्स को लेकर अपने वैगन्स खुद बनाने के लिए तैयार। और इसमें भी एक फ्लैट रेट कर ली है, जिससे कि इंडस्ट्री का कैलकुलेशन करने का तरीका वगैरह सब बहुत इजी हो जाए। और एक मेजर प्रॉब्लम थी जब स्लैब था, स्लैब में क्या होता था, मान लो 600 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की स्लैब है, तो जैसे ही 700 किलोमीटर होता था, 701 किलोमीटर पे अचानक रेट कम होती थी। यानी 609 किलोमीटर और 701 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन उसके रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हो? तो ये जब डिफरेंस होता था तो उससे ये होता था कि हम आर्टिफिशियली फोर्स करते थे कि गोडाउन, वेयर हाउस, फैक्ट्री, उसका लोकेशन कहां पे होना चाहिए, वो आर्टिफिशियल हो जाता था। जब फ्लैट रेट आ गई, फॉर्मूले से रेट बन गई, तो लोकेशन जहां पे उसको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, वहां पे फैक्ट्री या गोडाउन या वेयर हाउस की लोकेशन वो करेगा इंडस्ट्री वाला पार्टिसिपेंट। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है
जो कि रेलवे में करीब 70-80 वर्षों से इस तरह का चेंज कभी नहीं था, या बल्कि शुरुआत से स्लैब से तो ये स्लैब चेंज वो अभी इम्प्लीमेंट किया 100-150 वर्षों से रेलवे के इतिहास में इस तरह से ही सिस्टम थे, स्लैब सिस्टम। वहां से हम अब फ्लैट और कैलकुलेशन, लीनियर, टेपर और फ्लैट, इसमें आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है रेलवे में आ रहा है। जैसे बल्क सीमेंट का जब रिफॉर्म किया तो तुरंत उसका इम्पैक्ट दिखने लगा। बल्क सीमेंट का जब रिफॉर्म किया, हमने रिफॉर्म नवंबर या दिसंबर में किया, तो उसके तुरंत बाद में बल्क सीमेंट की लोडिंग बढ़ गई। वैसा ही एक्सपेक्टेशन है कि अब सॉल्ट और ऑटोमोबाइल में भी लोडिंग एकदम सीरियसली बढ़ेगी। 7th रिफॉर्म है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को बहुत अच्छा बजट दिया है और करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। बहुत सारे डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ट्रिपलिंग, क्वाड्रुपलिंग, न्यू लाइंस, गेज कन्वर्जन, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। तो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, अब साथ ही साथ हमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए डिटेल स्टडी हुई है पिछले करीब 1.5 वर्षों में। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बातचीत हुई, जो एजेंसीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है उनके साथ बातचीत हुई, जो फील्ड में हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे फीडबैक लिया, बाकी सेक्टर्स में किस तरह का सिस्टम है वो भी स्टडी किया। दुनिया के और दूसरे देश जहां पर मेजर कंस्ट्रक्शंस हुए हाल ही के डेकेड्स में, उन्होंने क्या मेथड्स अडॉप्ट किए, फिडिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी स्टडी किया, मेट्रो के बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी किया। इन सब को स्टडी करने के बाद में ये रिफॉर्म लेके आए, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसमें 7 मेजर चेंजेस हैव बीन मेड। सबसे बड़ा चेंज आया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज किया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सिंगल वर्क थ्रेशोल्ड है, यानी एक काम आपका कम से कम उतने अमाउंट का होना चाहिए। मान लो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें कौन बिड कर सकता है? छोटे छोटे 25-25 करोड़ के खूब सारे प्रोजेक्ट्स हो, या फिर एक सिंगल प्रोजेक्ट कम से कम इतना बड़ा हो। यहाँ पे हमारा फोकस है कि असेसमेंट करें कि बड़ा काम करने की या उस काम को करने की कैपेसिटी है या नहीं उस एजेंसी में। ये ध्यान अगर रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसका कैपेसिटी को असेस करें। कैपेसिटी को असेस करने के लिए सिंगल वर्क कम से कम 50% ऑफ द प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये उसमें नया एक चेंज लाए, जो 35% था उसको 50% किया, यानी आपने बड़ा काम किया हुआ हो तभी आपको उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो उससे बड़ा काम नहीं कर सकते। ये एक इसका पहले का मीनिंग है। सेकेंड, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे बाकी हर एक सेक्टर की अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पोर्ट सेक्टर की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, एयरपोर्ट की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ट्रांसमिशन लाइन की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, हाईवे की अपनी खुद की एक अलग नेचर है। तो हमें रेलवे का काम का एक्सपीरियंस मस्ट है, ये इसमें लेके आ रहे हैं कि कम से कम 20% एक्सपीरियंस आपका रेलवे का होना चाहिए, वरना रेलवे की कॉम्प्लेक्सिटी को लोग समझ नहीं पाते। जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का डिले क्यों हुआ उसका एनालिसिस किया तो उसमें सबसे बड़ी चीज आई कि जो लोग रेलवे से जुड़े हुए नहीं थे उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम लिया, और उनको जब समझ में आया कि इतना कॉम्प्लेक्स है रेलवे, तो वो लोग जो उन्होंने बिड के अमाउंट्स रखे थे पहले, वो टोटली अनरियलिस्टिक बिड के अमाउंट्स थे। तो जब रेलवे का एक्सपीरियंस नहीं है और रेलवे के प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बिड किया था तो वो प्रोजेक्ट्स को कर नहीं पाए और कई लंबे टाइम तक उसका खामियाजा रेलवे को और देश को भुगतना पड़ा। तो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए मिनिमम 20% सिमिलर नेचर ऑफ वर्क लेके आए। और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क में ये भी ध्यान रखा है कि सिग्नलिंग का काम सिग्नलिंग का होता है, वो ज्यादा
और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का काम उससे लेस कॉम्प्लेक्स है। ट्रैक का काम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिग्नलिंग ओवरहेड और उससे कम लेवल का है। और नीचे जो बेस का काम है वो तो हाईवे जैसा काम है, सबसे सरल काम वो है। तो ये ध्यान में रखते हुए सिमिलर नेचर, अगर सिग्नलिंग का काम टेंडर है तो उसमें सिग्नलिंग का कम से कम 20% एक्सपीरियंस सिग्नलिंग से आना चाहिए। ये बहुत बड़ा चेंज है और इस चेंज के कारण जरूर आपके पास ये फीडबैक भी आ सकता है कि भाई इतना टफ क्यों किया, इतना डिफिकल्ट क्यों किया। लेकिन ये हमने बहुत कॉन्शियसली फैसला किया है कि अगर देश को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है जो अगले 100 वर्षों तक अच्छा रहे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अभी से वो स्टेप्स लें जिन स्टेप्स से कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव। ये बहुत जरूरी है। इसमें क्रिटिसिज्म भी होएगा, हमें पता है कि इसमें बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे कि आपने बहुत टाइट कर दिया सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन ये देश के लिए जरूरी है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। तीसरा है बिड सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी में ये था अप टू 2% होता था, तो कई बार केवल एक फ्रिवलस बिड डालने के लिए और हमारे सिस्टम में जिस तरह से लोगों के साथ बातचीत करके ईएमडी जो कहते हैं, जिसको बिड सिक्योरिटी का अमाउंट बहुत कम रख लेते थे, तो उससे दिक्कत होती थी। उससे बहुत सारी फ्रिवलस बिड्स आती थी और फिर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में किसी और को ढूंढता था कि भाई काम मैंने ले लिया, अब किसी और को दो। उस चीज को समाप्त करने के लिए फिक्स्ड कर दिया बिड सिक्योरिटी 2%। चौथा, ये तीसरा जो चेंज किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिड कैपेसिटी मेजर करना, कि किसी फर्म के पास कितने लोग हैं, कितना उसके पास मशीन्स हैं, कितना काम उन्होंने पास्ट में किया है। अगर काम करने की क्षमता 100 की है और आज उनके हाथ में ऑलरेडी 110 के काम हैं, तो उसको बिड कैपेसिटी उसकी कंप्लीट हो गई। बिड कैपेसिटी कैलकुलेशन करने का सबसे पहले जो देश में रेलवे सेक्टर में इंट्रोड्यूस हुआ था वो मेट्रो में आया था। डॉक्टर श्रीधरन साहब ने ये कॉन्सेप्ट लाए थे और डॉक्टर श्रीधरन साहब के इस कॉन्सेप्ट के कारण मेट्रो में प्रोजेक्ट्स का डिफॉल्ट होना प्रैक्टिकली अनहर्ड है। ये उनका बहुत अच्छा इनोवेशन था, तो इस इनोवेशन को अब हम रेलवे में स्टैंडर्ड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन है। ये दिल्ली मेट्रो में कई वर्षों पहले डॉक्टर श्रीधरन साहब इसको कॉन्सेप्ट को लेके आए थे, बिड कैपेसिटी का। इंटरनेशनली सब जगह फॉलो होता है। ये रेलवे में कई दशकों के बाद, मतलब 60, 70, 80 साल के बाद में पहली बार ये बड़ा रिफॉर्म लाया गया। बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये, और 10 करोड़ से ऊपर हर प्रोजेक्ट की बिड कैपेसिटी मेजर होगी। 10 करोड़ से ऊपर का जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें बिड कैपेसिटी बहुत प्रॉपर तरीके से, इससे पहले भी नॉर्म था, लेकिन उस बिड कैपेसिटी को कैलकुलेट करना मैंडेटरी, जितना कॉम्प्लेक्स, जितना एक प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए, वो नहीं था। वो सारी चीजें अब लेके आए। एंटी कॉम्पिटिटिव, फ्रॉडुलेंट और ये जो इंटीग्रिटी से रिलेटेड मैटर्स है, उसके लिए प्यूनिटिव मेजर्स डाल दिया। पहले जस्ट एक अंडरटेकिंग देना होता था, अब अंडरटेकिंग की जगह प्यूनिटिव मेजर्स डाल दी, ताकि अगर कल को कोई ट्राई करे कार्टलाइजेशन करने का, तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। पांचवा बड़ा चेंज है कि वर्क प्लान आपको मैंडेटरी देना होता। कई बार केवल प्राइस दे देते थे और प्राइस देने के बाद में एजेंसी ढूंढती रहती थी, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फिर एजेंसी ढूंढती रहती थी कैसे काम करेंगे, किस तरह से उसका, मतलब जो माइंड अप्लाई करना होता है प्रॉपर अच्छे प्रोजेक्ट को करने के लिए जो प्लानिंग चाहिए होती है, वो प्लानिंग अब हम टेंडर के साथ ही मांगेंगे। जब टेंडर सबमिट करेंगे तो फाइनेंशियल नंबर होता है, क्वालिफिकेशन का होता है, साथ ही साथ अब वर्क प्लान भी सबमिट करना पड़ेगा। तो उससे इवेल्युएशन बहुत प्रॉपर होगा कि वाकई ये फर्म काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। डेफिनेटली इन सब चीजों का क्रिटिसिज्म होगा, ये श्योर है कि क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि लोग कहेंगे आपने बहुत इसको टाइट कर दिया, लेकिन ये जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, रेलवे के लिए जरूरी है, सिटीजन्स के लिए जरूरी है। छठा बहुत बड़ा चेंज लाए हैं, 6th चेंज जो लाए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना अलाउड था अप टू 70%।
अप टू 70% सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे सकते थे, उसको रिड्यूस करके 40% कर दिया है कि अब 60% खुद करना पड़ेगा और केवल 40% आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे सकते हो। ये भी बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्री में कहीं पर भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग को इतना अलाउ नहीं करते, बहुत एकदम कंस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा अलाउ करें तो 20% 30% अलाउ करते हैं। ये करने से बहुत जगह जो काम ले लेना और उसके बाद में दूसरे लोगों को ढूंढना काम करने के लिए, वो जो प्रवृत्ति एक बहुत बड़ी एक टेंडेंसी रहती है कि किसी न किसी तरह से काम ले लिया, उसके बाद में ढूंढते रहो लोगों को। जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं वो लोग सब इस चीज को समझते हैं अच्छे से, तो वो टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। यानी जो लेगा उसको जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये सब करने से बहुत सीरियस लोग ही बिड में पार्टिसिपेट करेंगे। और 7th बड़ा चेंज है कि जहां पर भी एक मतलब प्रेडेटरी काइंड ऑफ बिड आती है कि भाई